पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजकल राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। ठीक उससे अगले दिन सम्राट मिहिर भोज स्कूल के अंदर दादरी में अखिलेश यादव की बड़ी जनसभा हुई और उसके सूत्रधार गुर्जर समाज के लोग थे। और उसी दिन मेरठ और मुजफ्फरनगर बॉर्डर पर सकौती में जाट सम्मेलन हुआ। वहाँ पर बड़ा जाटों का आयोजन किया गया। वहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग भी पहुँचे, समाजवादी पार्टी के लोग भी पहुँचे। चूँकि वो जातीय प्रदर्शन और कार्यक्रम था, संजीव बालियान उसके पीछे पूरी भूमिका बताई जा रही है उनकी। और अगले दिन संगीत सिंह सोम भी उस जगह पर पहुँचे थे। हालांकि कुछ राजनीतिक लोग वहां नहीं पहुंचे थे। इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सब इस समय राजनीतिक चर्चाएं हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री पुष्पेंद्र शर्मा जी। उनसे जानेंगे कि ये जो राजनीतिक आउट है किस ओर बैठेगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। आपसे सर जानना चाहेंगे, आपका बड़ा लंबा फील्ड रहा है और आप राजनीति को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। ये जो आजकल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, आपकी क्या ओपिनियन है इसमें? आपको क्या लगता है इसमें? शानू भाई, आपने पहली बार मुझे अपने चैनल में बुलाया, आपका धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, इसे आप 2027 का जो चुनाव आ रहा है ना, ऐसा समझिए कि उसकी बिसात बिछनी शुरू हो गई है, या दूसरे शब्दों में कहें तो खेतों में बीज डाला जा रहा है और फसल उगाने की तैयारी की जा रही है। और दोनों ही राज्यों से, ऐसा नहीं है मैं एक ही को कहूँ, गुजरों ने भी यही किया है, जाटों ने भी यही किया है। ये कि असल में पश्चिमी यूपी को अगर देखें आप, तो यहाँ पे जाट समाज और गुर्जर समाज शुरू से राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहा और उसकी भागीदारी भी अच्छी रही, उनके नेतृत्व भी अच्छा रहा और उनकी हिस्सेदारी भी अच्छी रही। लेकिन समय के साथ साथ विभाजन होता चला गया। बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूत होकर उभरी, कांग्रेस कमज़ोर होती चली गई अपेक्षाकृत पहले से, तो समाजवादी पार्टी हो गई, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी जो है, इसकी चुनावी मशीनरी, इसकी सोच बहुत आगे तक जाती है और ये जिस चीज़ को सोचते हैं कि यहाँ कैसे हमें जड़ें जमानी है, फिर उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इन्हें एक तरह से वरदान के रूप में 2013 का दंगा जब हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन यहाँ पे उन्हें मिल गई, एक या यूँ कही एक प्लेट में सजा के उनको दे दिया गया। तो उसमें भी जाटों गुजरों की बड़ी भूमिका रही। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कहीं हिस्सेदारी कम की हो या उतना ना दिया हो, लेकिन इच्छाएं तो बढ़ती नहीं ना, इच्छाएं तो पूरी होती नहीं। इसी में मैं एक सवाल सर जोड़ना चाहूँगा। प्लीज। जयंत चौधरी जी जब आते हैं मेरठ मेट्रो के उद्घाटन पे मेरठ में, और जब जेवर का होता है तो आपने छोटा भाई कहा जयंत चौधरी जी को और वहाँ एकदम से खाली कर दिया मैदान। बहुत सही बात कही। देखिए, है तो बड़ी कठोर बात, कहना नहीं चाहिए, लेकिन और ऐसा हो भी ना, मैं ये भी चाहता हूँ। मेरी किसी कोई दल से कोई प्रतिबद्धता नहीं है, किसी दल से मेरा कोई ऐसा गठबंधन नहीं है कि मैं उसी के लिए कहूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात तो कही जाती है कि वो जिस पार्टी को साथ लेते हैं, धीरे धीरे उस पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, और चाहे वो नीतीश हो या और बहुत से छोटे दल हों। तो जब रालोद से के साथ गठबंधन में जयंत लड़े तो 8-9 सीट विधायकों की मिल गई, जो उस समय उनके लिए नामुमकिन सी थी। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न का सम्मान दिया गया तो जयंत को एक एग्ज़िट मिल गया कि मैं वहाँ से आगे कैसे निकलूँ और इनके साथ कैसे चला जाऊँ। वो उसमें चले गए। उससे उन्हें भाई मुलायम अखिलेश के मदद से पहली राज्यसभा मिल चुकी थी, विधायक हो चुके थे। अब 2 सांसद थे, अगर सपा के साथ में उन्हें गारंटी नहीं थी कि कोई जीतेगा, तो 2 सीटें वो भी मिल गई। लेकिन आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप मेज़ के इस तरफ होते हैं तो आपके तेवर अलग होते हैं, और जब मेज़ के उधर होते हैं तो आपके तेवर अलग होते हैं। तो इस समय जयंत जी इधर बैठे हैं, वो कुछ कहने की साहस में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी हर एक को कट्टू साइज, उसे हैसियत तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कट्टू साइज मतलब जहाँ तक है आप वहीं तक रहें। तो मेरठ बागपत का मामला था तो उन्हें रैपिड पे बुला लिया, पर जेवर जैसे महत्वपूर्ण पे उन्हें
नहीं बुलाया गया क्योंकि वहाँ वो श्रेय किसी और को देना चाहते थे। और इसका जो दिन चुना गया था जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन का, बहुत दिनों से बात हो रही थी, लेकिन इससे मात्र संयोग नहीं कहा जा सकता कि जहाँ अगले दिन 2 राजनीतिक रैलियाँ उसी क्षेत्र में हो रही हैं, उसी ज्योग्राफी में, और उससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री आके उसका उद्घाटन करें। ये सर जो जाटों की सकौती में कार्यक्रम हुआ, वहाँ मैंने देखा आरएलडी के सांगवान नहीं पहुँचे और कई नेता वहाँ से नदारद दिखे। मतलब इसके पीछे का समीकरण समझना चाहेंगे कि वहाँ और अन्य दल के सब लोग पहुँचे, जाटों की चूंकि बात हो रही थी, जाट संसद की बात हो रही थी, लेकिन और अन्य लोग नहीं पहुँचे जो सांसद भी हैं। देखिए, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। अगर ये गैर राजनीतिक थी तो गैर राजनीतिक के लिए तो जाटों के पास खाप पंचायत का भी मंच है। बिल्कुल, खाप पंचायत में जाते हैं तो कुरीतियों की, दूसरी तरह की बात होती है, वे शिक्षा को बढ़ावा दे, ये दे। तो ये पंचायत तो थी, पर थी राजनीतिक पंचायत। और जब राजनीतिक पंचायत होती है तो उसकी मंशा और उसके लक्ष्य, उसके उद्देश्य अलग होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो संभवतः ऐसा लगता है होने के बाद में, पहले ऐसे लग रहा था बहुत से नेता आएंगे और एक तरह से जो जाट समाज है उसकी पूरी भागीदारी होगी। और मुझे लगता है क्योंकि और दलों के नेता वहाँ नहीं पहुँचे, यहाँ से भी अगर स्थानीय स्तर पर भी देखें तो आम आदमी पार्टी के कुछ लोग पहुँचे और बाकी अगर आप देखें तो बहुत कम गए समाजवादी के। भारतीय जनता पार्टी का ही वो एक तरह से बनकर रह गया, उसमें भी खासतौर पे संजीव बालियान की शो बन के रह गई। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर चूँकि जाट शब्द को लेकर के बड़ा वो हुआ, भगवत मान ने वो बाद की बात हुई। उससे पहले जो भगवत मान ने और उन्होंने बोला बेनीवाल ने, उससे संजीव बालियान की स्थिति बड़ी विकट हो गई। अब ना तो उनके बयान को खंडन कर सकते हैं और ना कुछ कह सकते हैं। उसी मंच से बोला गया जहाँ वो बैठे थे, जबकि अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी नहीं, अभी उम्मीदें बांध रखी है कि दोबारा उनका करियर बन जाए। तो उनके लिए बड़ा नुकसानदायक हुआ। और बाद में और उद्देश्य तो सब पीछे रह गए। और महाराजा सूर्यमल की प्रतिमा पे वहाँ नाम पट्टिका पे जाट लिखा गया नहीं लिखा गया, इस पर बहस होने लगी और इसी से जो फोकस था वो बिगड़ गया। जो संगीत सोम है, बाद में अगले दिन जाते हैं और एक बयान देते हैं कि 100 विधायकों के बराबर था, हूँ और रहूँगा, और पूरे बयान उसी जगह पर गए। और कल आप नहीं गए, मंच साझा करना चाहिए था। कई बार मुख्यमंत्री जी भी पिछली बार मध्यस्थता कराते रहे। ये ठाकुर चौबेसी और जाट बनाम जो चल रहा है, इसके भी कोई इम्पैक्ट पड़ेंगे राजनीति के यहाँ? देखिए, इसके तो पड़ चुके और आपने देखा भी होगा। न सिर्फ 2022 का विधानसभा चुनाव, उसमें तो ये थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सब लोग मानते हैं कि कुछ समुदाय को प्रभुत्व मिलने से बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए थे और उस नाराज़गी की वजह से, चाहे वो बीके सिंह को टिकट ना मिलना हो, धौलाना की पंचायत हो, यहाँ संगीत सोम और इनकी लड़ाई हो, तो एक तरह से बिरादरियाँ बट गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। तो भाजपा ये कभी नहीं चाहेगी कि ऐसी लड़ाई जारी रहे, लेकिन क्योंकि ये निजी अहम की लड़ाई है, जैसा मैंने कहा कि संजीव बालियान की शो बन के रह गई और उन्होंने जब अपमान कहा तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, उन्होंने कहा मेरा निजी अपमान हुआ। तो उनका इशारा सीधे सीधे संगीत सोम की ओर था और इसीलिए संगीत सोम अगले दिन वहाँ गया। जो आपका सवाल था उसका जवाब यही है कि नाम भले ही ना ले आओ, लेकिन ये तो इशारा स्पष्ट था कि किसके लिए कहा जा रहा है। इसीलिए संगीत सोम को अगले दिन जाना पड़ा। और जैसे उनका स्वभाव है, जो उग्र है, जो तेवर है, तो उन्हें जताना, उसका जवाब देना जरूरत है, इसलिए अगले दिन गए। जी सर, ये जाटों की बात हो गई, गुर्जर समाज की बात हो गई, मुस्लिम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पिछले चुनाव में आरएलडी सपा के साथ थी और इस बार जो है मुस्लिम ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि गुलाम मोहम्मद जिताए, अब वो न घर के रहे हैं न वहाँ के रहे हैं। मुसलमानों को लेकर के क्या है राजनीति? शरू भाई, सिर्फ एक गुलाम मोहम्मद की बात नहीं है। अगर मुस्लिम समुदाय से आप निजी तौर पर किसी से पूछेंगे तो वो इस हालत में वो कहेगा भाजपा तो बहुत बढ़िया कर रही है, हमें राशन कार्ड मिल गया, हमें मकान मिल गया, लेकिन वो मुंह पे कुछ है और पीछे में कुछ है। क्योंकि वो अब उसकी जो छटपटाहट है वो दिखाई भी दी थी। अगर आपको याद हो तो निकाय चुनाव में क्या हुआ था, MIM को जैसे ही उन्हें मौका मिला तो पतंग पे मोहर लगा दी, दूसरे नंबर का कैंडिडेट बना दिया। और कई पार्षदों का भी, सभासदों का भी, आप मुरादाबाद में भी ये हुआ और जगह भी ये हुआ। तो यानी कि वो इस छटपटाहट में है कि अगर उन्हें कोई और विकल्प मिल जाए तो उसे शिफ्ट कर जाए। जो हम ये मानते हैं, ये कहते थे कि भाई समाजवादी पार्टी उनकी पहली पसंद है, तो पहली पसंद नहीं, शायद पहली मजबूरी है।
आजम खान को लेकर के बहुत नाराजगी रहती है। आजम खान को लेकर नाराजगी रही, फिर बरेली के विधायक के साथ हुआ, कानपुर के विधायक के साथ हुआ, तो उन्हें ये लगा कि उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई है नहीं, और जगह जगह बुलडोजर चले तब भी उन्हें ये लगा कि भाई हमारे साथ कोई नहीं है। और सिर्फ यही बात नहीं थी, और भी जो राजनीतिक उनको दिखाई देता है कि भाई अब टिकट बहुत कम हो गए, सब पार्टियों ने टिकट कम देना शुरू कर दिया, तो भी उनको लगता है कि वो उपेक्षित सा महसूस करते हैं अपने को। तो इन सारी बातों ने उनके मन में कहीं ना कहीं कसमसाहट भर दी है, और इसी का नतीजा था कि ओवैसी अगर कहीं पर उन्हें उनकी पार्टी में लगेगा ये जीतते हुए दिखाई देंगे तो वो उधर भी जा सकते हैं। जी सर, ओवैसी पे बीजेपी की बी पार्टी का आरोप लगता रहा है। ये ओवैसी अपनी सियासी ज़मीन तलाश रहे हैं यहाँ। अगर निकाय चुनाव की बात करना और इस चुनाव की बात करेंगे हम, इसमें और उसमें दोनों में अंतर था। वहाँ शक्ति प्रदर्शन है, यहाँ समाजवादी के पास जाना मजबूरी भी है मुसलमानों की। शरण भाई, जिस विधायक का आपने जिक्र किया कि हमारे 11 विधायक आ गए तो बुलडोजर नहीं चल पाएगा, यही लोग हैं। अगर आपको किसी को कहना बीजेपी की बी टीम तो इन लोगों को कहिए, क्योंकि ऐसे लोग जब ये बयान देते हैं तो इसकी प्रतिक्रिया में गोलबंदी होती है। बिल्कुल। और तब हिंदू जो जितना भी समाज है जो कहते हैं योगी के भाई कटोगे तो बटोगे, तो वो फिर एक होने लगता है, और चाहे वो किसी भी जाति का हो वो फिर हिंदू बन के खड़ा हो जाता है। तो असल में बी टीम ऐसे लोग हैं। जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी की बात है, देखिए वो नेताओं को कहते हैं तो तार्किक से लड़ते हैं, और कभी भी मुझे याद नहीं कि उन्होंने स्वयं हिंदुओं के लिए ऐसी कोई गलत बात कही हो, भड़काने वाली या वो तेजक बात। हाँ, उनके जो दूसरे भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, शायद उन्होंने इसके लिए उसे छोड़ रखा है, गरम दल और नरम दल, है ना। बाकी असदुद्दीन ओवैसी को देखता हूँ तो बड़े इंटेलेक्चुअल और सारी बातें लगती हैं। ये अलग बात है कि अभी पैर नहीं पसार पा रहे, क्योंकि वो इसलिए नहीं पसार पा रहे कि ऐसी बहुत कम सीटें होती हैं जहाँ खाली मुस्लिम के आधार पर आप जीत जाए, तो आपको दूसरी जातियों को सहारा चाहिए। वो समाजवादी पार्टी के पास है, ज़्यादा वोट बैंक है उसके पास, कुछ और पिछड़ा वर्ग भी है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी के पास ऐसा नहीं है। अब चंद्रशेखर और ओवैसी मिल जाए तो भविष्य की बात है, लंबे समय बाद कभी गठजोड़ हो, दोनों की ज़मीन मजबूत हो जाए। आज की तारीख में तो यही मुस्लिमों के जो चटपटाहट का कारण है वो यही है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि मायावती जी ने भी ट्वीट करके जेवर एयरपोर्ट को लेकर के कहा, जैसे प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी ने उसका उद्घाटन किया, अखिलेश यादव ने भी और कई एयरपोर्ट गिना दिए, बंद कर दिए, और मायावती जी ने कहा कि इसकी तो संगे बुनियाद नींव हमारे समय में बकायदा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बात की। लोगों में बड़ा भ्रामक सी स्थिति है कि ये मायावती जी ने बनाया, अखिलेश ने बनाया, और क्या नाम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, और सब ये भी जान रहे हैं कि उद्घाटन हो रहे हैं, अलग अलग तरह के मीम्स बन रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, एज ए जर्नलिस्ट, और वो भी मैं क्योंकि इसकी ज्योग्राफी में, इसी भौगोलिक क्षेत्र में रहता हूँ, अब जो उद्घाटन कर रहा है और जिसने तेज गति से निर्माण कराया, मोटे तौर पे तो श्रेय उसी को मिलेगा और जनता भी उसी का देखेगी। मायावती जी कुछ कहती रहे या अखिलेश जी कुछ भी कहते रहे कि हमने प्रक्रिया शुरू कराई थी, पर उसको प्रोजेक्ट को, परियोजना को गति तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई। ये अलग बात है कि बहुत सी जगह एयरपोर्ट खुले और वो चल नहीं पाए या उनको ट्रैफिक नहीं मिला। एक समय तो अयोध्या में ये हो गया था, यात्री कम हो गए थे तो कई फ्लाइट्स बंद हो गई। आगरा है, वहाँ सिविल एनक्लेव है, सहारनपुर में सिविल एनक्लेव है, लेकिन उन्होंने खोल दिया। अब वो कितना चल पाएगा? अब हिंडन में भी खुल गया है, उसके बाद मेरठ देखते हैं तो मेरठ में नहीं मिल पा रहा है, अभी तक नहीं चल पा रहा। तो ये एक अलग कारण हो सकते हैं, वो एक बिजनेस वाली बात है कि वहाँ पे कितने यात्री ट्रैफिक मिल रहा है नहीं मिल रहा। जहाँ तक जेवर एयरपोर्ट की बात है तो परियोजना को गति देना और उसको अंत सिरे तक पहुँचाना, ये काम तो प्रत्यक्षता देखने में ही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ही इसका श्रेय जाता है। CNRC की बात है, SIR की बात है, गैस सिलेंडर्स की बात है, और हमारा अभी स्मार्ट मीटर की बात है। कहीं भारतीय जनता पार्टी फंसेगी गैस? शानू, होता ये था कि इसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम तो मीडिया से ही आते हैं, मीडिया मेरी बिरादरी है, पर क्या उतनी मुखरता से सारी बातों को उठाया जा रहा है? तो शायद नहीं। पहले मीडिया इसके लिए जन आंदोलन खड़ा कर देती थी, और मैं सिर्फ मीडिया को क्यों कहूँ, मीडिया से तो हो सकता है उसके पास दबाव भी है और काम भी है और खबरें भी हैं, और हो सकता है नज़र कम रह जाए या स्पेस कम मिल जाए, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष तो सड़कों पर नहीं उतर रहा, तो हम कैसे माने कि SIR को लेकर संतोष है?
बिहार चुनाव से पहले लग रहा था बड़ा संतोष है, रैली निकाली, सब कुछ हुआ, अंत में क्या हुआ मतदान के दिन तो पता भी नहीं चला कि एसआईआर गलत थी। तो यहाँ पर भी एसआईआर हो चुका है, सब हो चुका है, विपक्ष का कोई आपने देखा विरोध प्रदर्शन या कहीं लगा कि आरोप तार्किक ढंग से वो बता रहे हैं। तो देखिए इसके लिए तो पूरा माशरा, पूरा समाज जिम्मेदार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। Thank you, तो sir. ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी आवाज़ रखा और मुखर होकर के पूरे हमारे सवालों के जवाब दिए। तो मिलूंगा मैं आपसे किसी और मुद्दे पर, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।